नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आवाज विशेष में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, महाबोधि मंदिर और उसके आसपास हाल ही यहाँ चल रहे आंदोलनों पर। महाबोधि मंदिर, जो कि बोध गया बिहार में स्थित है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस मंदिर का निर्माण मूलतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक ने इसे एक स्तूप के रूप में स्थापित किया और इसके बाद अनेक बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। यह मंदिर न केवल बौद्धों के लिए बल्कि विश्व की मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने पैनल से आपको रूबरू करवाऊं। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट किशोर सर, जो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, और साथ ही साथ वो ह्यूमन राइट्स की संस्था है वॉइस ऑफ इंडिजीनियस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस, इसको भी वो संभालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे साथ है एडवोकेट महेंद्र झाड़े सर, जो कि मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। सर, स्वागत आप सभी का धन्यवाद। आवाज विशेष में हमारे यहाँ। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत में इस वक्त महाबोधि महाविहार पर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, भूख हड़ताल की जा रही है। कई भिक्षु वहां पर धरने पर बैठे हुए कई महीनों से, फरवरी से ही शुरू हुआ है 2025 से। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसकी पहली शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी जो शुरुआत है वो शुरू हुआ 1885 में। जो एडविन अर्नोल्ड करके एक लेखक थे, पत्रकार थे, उन्होंने एक बुक लिखी, लाइट ऑफ एशिया। ये लाइट ऑफ एशिया बुक में जो बुद्ध के बारे में सब डिटेलिंग थी और स्पेशली महाबोधि विहार के बारे में भी डिटेलिंग दी गई थी। वो जो बुक है वो श्रीलंका में अनागरिक धम्मपाल जी ने वो पढ़ी, और पढ़ने के बाद में उनके मन में जो उत्सुकता जागी, और उसके बाद में वो 1891 में 6 साल बाद, हाँ 6 साल बाद 1891 में वो भारत में आए। और भारत में आके उन्होंने उस साइट में विजिट किया, और विजिट करने के बाद उन्होंने वहाँ पे देखा कि ये जो धरोहर जो है वहाँ पर मतलब बुद्धिस्ट जो स्टैचू है उनकी मतलब नुकसान किया गया था। कुछ जो मूर्तियाँ थी या कुछ बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें थी वो चुराई गई थी या उद्ध्वस्त की गई थी। और बहुत से लोग जो वहाँ की जो ईंटें वगैरह हैं वो भी चुरा के लेके जाके अपने घर वगैरह बना रहे थे, ऐसा उन्होंने देखा। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में उनको लगा कि भाई ये बुद्धिस्ट धरोहर के साथ बहुत पैमाने पे छेड़छाड़ की गई है। तो उन्होंने पहला काम ये किया, उनको जो जापान से एक बुद्ध की मूर्ति मिली थी, स्टैचू थी, वो उन्होंने वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की महाबोधि विहार में। तो वहाँ के जो मठ के जो अधिपति थे और जो ब्राह्मीण, जो कुछ महंत जिनको बोलते वो थे, उन्होंने उनको बड़े पैमाने पे वहाँ पे विरोध किया। पर मैं एक पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि आपने कहा कि बौद्ध जो मठ थे, गिरी जो लोग थे वहां पर थे, तो उस वक्त वो लोग वहां कैसा है, उसकी शुरुआत थोड़ा बता पाएंगे हमें सर, अगर आप कुछ कह पाए इस बारे में? उसमें बोध गया के बारे में जब इतिहास को हम लोग देखते हैं तो 15वीं शताब्दी तक यह बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में था। यह बोध गया जहाँ सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो वो बुद्धिस्ट राजाओं ने और बुद्धिस्ट लोगों ने इसका संवर्धन किया, उसका रिकंस्ट्रक्शन किया, उसका मेंटेनेंस किया। ये 15वीं शताब्दी तक चलते रहा। और हमें सबको पता है कि जहाँ से इंडिया से बुद्धिज़्म जैसे नष्ट हुआ और उसके बाद में मुगलों का आक्रमण हुआ, ये सब आक्रमण के दरमियान उसकी जो इमारत थी, वो स्तूप था, उसकी पतझड़ होने लगी। और उस समय एक महंत गिरी जो नाम का था, वो वहाँ पे सन्यासी, वो वहाँ पे उस एरिया में आया है। 1590 की बात है अगर? हाँ, 1590 की, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, 15 या 15 शताब्दी के दौरान महंत उस जगह पे आया एक सन्यासी के रूप में। और उसने देखा है कि यहाँ पे बोधिसत्व की मूर्तियाँ है, बुद्ध की मूर्तियाँ है। तो उसने उस बोधिसत्व को मूर्तियों को पांडव का रूप देना चालू किया, और बुद्ध के मूर्ति को भी वो नवा अवतार मान के उसका पूजा पठन और हिंदू पद्धति के पास से पिंडदान, इस तरह से बलि देना, ऐसा बहुत चीजें वो करने लगा था। क्योंकि वो दुर्लक्षित था, इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए वो किसी के नजर में था, पतझड़ हो गई थी, ये सब चलते रहा। उसके इसीलिए महंत उसमें एंट्री हो गया। ये उसका
पार्श्वभूमि है उसकी। पार्श्वभूमि है। सर हम आपसे महंत जी घमंडगिरी नाम था उनका, जी घमंडगिरी उनका नाम। तो उन्हीं के वंशज आज वहां पर या, है उस हाँ, समिति में, exactly। अगर मैं गलत तो नहीं हूँ तो। हाँ, उन्होंने फिर बाद में वहां पर वो एक शैव मठ की भी स्थापना की, और शैव मठ में उनका जो गिरी करके वो जो डायनास्टी जो है उनका, वो अभी तक वो चली आ रही है, ऐसा ठीक हो। है, ठीक तो है। वो सब जो अनागरिक धम्मपाल जी ने जो देखा, तो उन्होंने पहले तो ये किया कि गया के कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एक केस दाखिल किया। मतलब सबसे हाँ। पहला जो कह सकते हैं कि सबसे आंदोलन या फिर पहला पहली केस, केस सबसे जो हुई पहले थी केस, हाँ। वो 1895 में हुई थी। 95 में हुई थी। ओके, जो अनागरिक धम्मपाल जो अनागरिक श्रीलंका से धम्मपाल आए थे, उन्होंने पहले श्रीलंका के आंदोलन आए थे, किया था, उन्होंने कह सकते हैं, पहले केस करी थी हाँ, गया कोर्ट में। गया जी हाँ, कोर्ट में। ओके। तो उस केस का नाम है अनागरिक धम्मपाल वर्सेस जयपाल गिर एंड अदर्स, ठीक है। तो वो केस दाखिल किया, और वो केस में जो मतलब नोट करने वाली बात ये है, जो अपने अलेक्जेंडर कनिंघम की जो बुक है महाबोधि विहार के संदर्भ में, ठीक है, उस बुक का कोर्ट ने एज ए एविडेंस करके स्वीकार किया, प्रोमिनेंट एविडेंस करके, और उसके बेस पर कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। तो क्या जजमेंट दिया कोर्ट ने उस वक्त? उसमें कोर्ट ये कहता है कि ये जो जगह है वो बौद्धों की है, ठीक है, और आप जो बुद्ध को जो विष्णु का अवतार बोलते हैं, उसके कुछ मतलब सटीक प्रमाण आपके पास है नहीं। आप जिसको जो विष्णु पद बोलते हैं वो बुद्ध पद ही है, क्योंकि जो अलेक्जेंडर कनिंघम की जो बुक है, उस बुक में जो है वो युआन सैंग जो पिलग्रिम्स थे, उन्होंने चाइनीज पिलग्रिम्स थे, उन्होंने जो कुछ डिटेलिंग लिखा था, उसके बेस पे अलेक्जेंडर कनिंघम ये सब एक्सकवेशन जो किया हुआ था, तो उस हिस्टोरिकल एविडेंस को ही प्रोमिनेंट एविडेंस मान के उन्होंने अपने सब डिसीजन दे दिए। और उन्होंने कोर्ट ने 1895 में ही नाकारा कि बुद्ध जो है वो विष्णु का अवतार है करके। मतलब कि लॉर्ड कनिंघम इन्होंने जो किताब लिखी थी वो एक, और 14वीं शताब्दी में जो फाहियान करके जो एक चाइनीज ये कह सकते हैं कि जो चाइनीज ट्रैवलर थे जो भारत में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने जो किताबों में लिखा हुआ है उसको उन्होंने जहाँ तक ग्राह्य कोर्ट जो चाइनीज पिलग्रिम ने जो किताब लिखी थी या जो कुछ भी डिटेलिंग बताई थी, उसके बेस पे एक्सकवेशन किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और उन्होंने किताब लिखी जो जिसको एविडेंस माना, मतलब चाइनीज ट्रैवलर को एविडेंस उन्होंने ये नहीं किया, उसके बेस पे उन्होंने माना अलेक्जेंडर कनिंघम के। और उन्होंने मतलब वहाँ पे बोला कि हिंदू या ब्राह्मण का वहाँ पे कुछ भी मतलब अस्तित्व है नहीं, और जो बौद्धों की विरासत है तो उनको दे देनी चाहिए। तो उस वक्त 1895 में ये निर्णय कोर्ट ले चुकी है कि ये धरोहर जो है ये बौद्धों को वापस दे देनी चाहिए। बहुत बढ़िया। 1861 में उसका एक्सकवेशन हुआ था, सर अलेक्जेंडर ने जो किया था 1861 में। तब उनको ये पता चला, उसमें एक सम्राट अशोक का 8 नंबर का शिलालेख मिला है। वो शिलालेख में भी लिखा हुआ है सम्राट अशोक जी ने कि उसमें सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति इसी जगह पे हुई थी, और उसको उन्होंने वज्रासन जो प्लेस है जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, उसको भी उन्होंने संरक्षित किया, और रत्न जड़ित आसन जो बनाया उन्होंने, उसको वज्रासन भी बोलते थे, जहाँ तथागत सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये 1861 से ये बातें सामने आने लगी। उसके पहले महंता ने बहुत सारी जो डिफ्रेम किया था, और जो बोधिसत्व की मूर्ति थी उनको पांडव का नाम देना चालू किया था, जिसको एक अलेक्जेंडर ने एक्सकवेशन के द्वारा ये शोध करके आपके दुनिया के सामने वो लेके आए थे। पर जैसे कि 1895 में कोर्ट निर्णय दे चुकी थी कि ये धरोहर जो है ये बौद्धों को वापस दे दी जाए, उसके बाद क्या हुआ? उस डिसीजन में और एक आपको बात बताना चाहूँगा। उस डिसीजन में कोर्ट ने वो जो महंत को है वो 100 रुपीज़ का फाइन भी लगाया, और 1 महीने की सज़ा भी उसमें सुनाई। और अब अगर 100 रुपीज़ का फाइन नहीं दे पाते तो और 1 महीने की आपको सज़ा मिलेगी, ऐसा करके उन्होंने वो डिसीजन दे दिया। और वहाँ पर वो मतलब बहुत लंबा वो केस जो है वो चला, उसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, ठीक है, अनागरिक धम्मपाल वर्सेस गिरी एंड अदर्स करके। उसमें जो है वो कोर्ट ने अपने जो आईपीसी की जो अलग अलग सेक्शन है 295, 296 वगैरह 6 सेक्शन जो है, जो मतलब धार्मिक भावना भड़काने के ऊपर में जो है उसके बेस पर वो केस लड़ी गई थी, और वो केस जो है वो अनागरिक धम्मपाल उस वक्त जीत गए थे। ऐसा है। जो एविडेंस जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बुक का जो उन्होंने हवाला लिया, उसका नाम था महाबोधि और द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल अंडर द बोधि ट्री एट बोध गया। ओके, क्लियरली वो किताब में वो पूरी जिक्र जो बोध गया का है, बाकायदा वो वहाँ पे मतलब उस किताब में
अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसके फोटोग्राफ्स दिए हैं, उसके मैप्स भी दिए हुए हैं उस बुक में, उसके बेस पर वो डिसीजन लिया गया। और इसमें एक बात और चीज़ मेंशन करने की मतलब यहाँ पर ज़रूरत है, महाबोधि जो टेम्पल है वो टेम्पल बाद में बना है, ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पर है जो महाबोधि वृक्ष है वो, क्योंकि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई है वो महाबोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, वो प्राप्त हुई है। वो वृक्ष की वजह से उस जगह का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाद में एक मॉन्यूमेंट होना चाहिए, इसलिए सम्राट अशोक ने वहाँ पर वो बनाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसका इम्पोर्टेंट ऐसा है कि पाली में गाथा भी कही जाती है कि शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा, मतलब रिलीजियस इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि बुद्ध का रूप माना जाता है महाबोधि वृक्ष को। और उसीलिए सम्राट अशोक ने अपनी जो पुत्री थी संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजा था, ठीक है। जड़ी भेजी थी श्रीलंका, और श्रीलंका में भी वहाँ पे बुद्ध का वो जो रूप है वो लगाया गया था। और आज की डेट में आप देखेंगे वो 2300 साल पुराना बुद्ध वृक्ष वहां पर भी है, और उसको भी यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके डिक्लेयर किया 2005 में, जहां तक श्रीलंका में ऐसा है। और सम्राट अशोक ने उसका नाम संबोधि करके दिया था। जैसे बुद्ध गया है ना, उस समय बुद्ध गया महाबोधि हम बोलते हैं, उस समय उस पूरे एरिया को संबोधि ऐसा नाम सम्राट अशोक ने दिया था। तो जैसे कि आपने बताया कि केस वो जीत चुके थे 1895 हमारे अनागारी धम्मपाल जी। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपसे पूछा कि फिर सरकार ने उसे हस्तांतरित करने के लिए बोला है, तो फिर वो क्यों नहीं किया गया? उसके बाद में वो महंत था गिरी, उसने हाईकोर्ट में अपील किया। हाईकोर्ट के अपील में वो सेट असाइड किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था, वो सेट असाइड करके उसको बरी कर दिया। इसके वजह से आगे जो सेशन कोर्ट का जो डायरेक्शन था वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, इसलिए वो बात वहाँ खत्म हो गई थी। वो कोर्ट जो डिसीजन दिया उसमें और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर जिक्र करनी ज़रूरी है। जो 5 जो पांडव जो वो बोलते हैं उसको मूर्तियाँ जो बताई है, तो कोर्ट जो बोलती है कि वो कोई 5 पांडव वगैरह नहीं है, वो भी बुद्ध की मूर्ति है और बोधिसत्व की मूर्ति है। इसको ये लोग जो हिंदू गॉड्स और गॉडेस करके जो, तो वो भी विटंबना उनकी की गई थी। वो भी पूरी तरीके से विटंबना ही है, ऐसा बोला है। कोर्ट ये भी बोलता है कि महाबोधि विहार का जो फॉरेन इन्वेडर्स जो है उन्होंने बहुत तरीके से नुकसान किया है, ऐसा है। और जो मतलब जो ब्राह्मण जो बोलेंगे या हिंदू लोग जो बोलेंगे, उन्होंने भी उसका अलग तरीके से नुकसान किया, विद्रूपीकरण, डिसफिगरिंग वगैरह जो है वो किया गया है, ऐसा कोर्ट ने जजमेंट में अपने कहा है। ऐसा तो कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया था, कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया हुआ था। और उसको जो 295, 296, 297, 143 और 352 आईपीसी के जो धाराएं जो है, जो सेक्शन है, उसके तहत ये केस चलाया गया था, ऐसा। और उसके रिगार्डिंग एक किताब भी जो है वो पब्लिश की गई थी, द बुद्धगया टेम्पल केस के नाम से। उसमें इसका पूरा ब्यौरा, पूरा जिक्र, इसमें पूरा विवरण इसमें दिया गया। लेकिन उसी के बाद महाबोधि सोसाइटी समिति भी एक बनी थी जो अनागारी धम्मपाल इन्होंने बनवाई थी, उसने भी शायद उसको फिर से हस्तांतरित करने के लिए कोशिश करी थी। अनागरिक धम्मपाल ने बनाई थी महाबोधि सोसाइटी। ये कोर्ट में ये सब केस हारने के बाद में अनागरिक धम्मपाल जी हैं, उन्होंने पॉलिटिकल मदद लेने की सोची, और उसके बेस पे उन्होंने अपने रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी से भी मुलाकात की थी। वो लेकिन वहां पर भी उनको कुछ ठीक तरीके से रिस्पॉन्स, न्याय मिला नहीं, ऐसा हुआ था। इसके बाद में क्या, जब उन्होंने देखा कि पटना हाई कोर्ट ने उनकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सेट असाइड किया, तो आपने सही कहा है कि अनागरिक धम्मपाल ने महाबोधि सोसाइटी की जो स्थापना की थी, उनके ऑनररी जनरल सेक्रेटरी थे जी। तो उन्होंने ये कलकत्ता हाई कोर्ट में फिर एक मैटर डाला है कि ये बुद्ध का जगह है और ये हमारे अंडर में होना चाहिए, बुद्धिस्ट लोगों के अंडर में होना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी के बारे में वो जो इशू थे, तो उसके बाद में हाई कोर्ट कलकत्ता ने भी ये डिसीजन दिया कि हमारे मित्र ने जो कहा है कि हाई कोर्ट ने ये बुद्धिस्ट धरोहर है, ये बुद्धिस्ट लोगों को मिलनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि ये सम्राट अशोक के जो एविडेंस और जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिले, जो 1961 के आर्कियोलॉजिकल के डॉक्यूमेंट्स मिले,
उसमें ये डिक्लेयर किया उन्हें हाई कोर्ट कलकत्ता ने कि यह बुद्धिस्ट तथागत गौतम बुद्ध की वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का है, इसमें हिंदू का कोई लेना देना नहीं है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बाद में कहा गया था। मतलब 2 बार जो कह सकते हैं कि या निर्णय दिया गया है कि जो इसमें किसी का भी हस्तक्षेप ना हो, सिर्फ बौद्धों की जमीन है, बौद्धों की विरासत है, उन्हीं को समर्पित की जाए। गया मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अनागरिक धर्मपाल जी केस जीत गए, हम्म, हायर कोर्ट में वो केस हार गए, ये चीज मगर उसके ऐसा बाद हुआ। में कलकत्ता हाई कोर्ट में भी एक हाँ मैटर गया था हाँ हाँ महाबोधि सोसाइटी के ओर से, हम्म, क्योंकि उधर के ऑनररी जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने वो केस फाइल किया था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने अनागरिक के फेवर में वो जजमेंट भी दिया था। और उसके बाद मैं कह सकते हैं जैसे कि आपने बताया था सर कि महात्मा गांधी इनसे भी उनकी नहीं, उसके बाद जाकर में बातचीत हुई थी। जी जी फिर भारत जब आजाद हुआ उसके बाद 1949 में जो एक्ट बना उसके बारे में आप बताइए कि वो कैसे बना और वो उस क्या था उसमें। उसमें हाई कोर्ट कलकत्ता का डिसीजन आने के बाद में यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो इंडिया में चालू था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उस समय कांग्रेस एक्टिवली पार्ट कर रही थी। उसी समय ये हिंदू महासभा वो भी एक्टिव हो गई 1922 के दरमियान, और उन्होंने कांग्रेस को कहा कि ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको उसके अगेंस्ट में आप ब्रिटिश गवर्नमेंट से जाके वो महंता के फेवर में होना चाहिए और इसका रिजोल्यूशन कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में करना चाहिए, ऐसा उन्होंने हिंदू महासभा ने कांग्रेस को पीछे पड़ी। तो उसमें कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंटशिप में एक कमेटी बनाई जिसमें 7 मेंबर थे, उसमें अनागरिक धम्मपाल भी एक मेंबर बनाया गया और उसमें उसकी जो बुद्ध गया टेम्पल समिति ऐसा कुछ उन्होंने कमेटी बनाई और उसमें रिजोल्यूशन पास किया 23 जनवरी 1923 को। और वो रिजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि वो 9 मेंबर की कमेटी रहेगी, उसमें 4 बुद्धिस्ट रहेंगे जिसमें अनागरिक भी रहेगा और 5 लोग हिंदू के रहेंगे। ऐसा उस समय ये 2023 में 1923 में वो रिजोल्यूशन कांग्रेस ने पास किया और पास करने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया कि आप इसमें एक्ट बनाइए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और एक कमेटी बनाई और उसमें वो जो राजेंद्र प्रसाद और हिंदू महासभा का जो रिजोल्यूशन था कांग्रेस का, उसको उसने सेट असाइड किया और नया एक एक्ट बनाया और वो एक्ट में 9 मेंबर की कमेटी बनाया और उसमें महंता को एक्स ऑफिसर मेंबर रखा और 8 बुद्धिस्ट लोगों को उन्होंने मेंबर बनाया। और ये एक्ट 1926 में जो बनाया था और उसका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बनाया उसका इम्प्लीमेंटेशन आगे फिर हुआ नहीं। उसके रूल्स एक्ट बनने के बाद रूल्स बनना चाहिए, वो बना नहीं क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना इंटरेस्टेड नहीं थी काम करने में रिलीजियस फील्ड में। तो इस तरह से वो मूवमेंट 1926 तक आया। उसके बाद में कांग्रेस ने और हिंदू महासभा ने वो चीज़ को अटैकिंग करना और वो बुद्ध विहार अपने ताबे में रखना, उसी के हिसाब से वो चलते रहा। तो वो उनके कब्जे में ही रहा, उसी पर वो और उसके बाद करते रहे हमारी मांगों को। ऐसा उसके बाद में जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो 1949 में जो एक्ट बना, तो वो एक्ट जो पहले राजेंद्र प्रसाद और हिंदू महासभा ने जो सजेशन किया था 2023 में, उसी को उसने एक्ट के 1923 में जो रिजोल्यूशन पास किया था उसी को एक्ट में कन्वर्ट किया गया जो इंडिपेंडेंट होने के बाद में। तो ये इस तरह से 1949 का एक्ट अस्तित्व में आया। तो पहले उसकी शुरुआत 1923 में ही हो चुकी थी। हाँ, तो फिर 1949 के एक्ट में क्या क्या हुआ था, थोड़ा आप बताना चाहेंगे सर? 1949 के एक्ट से पहले एक चीज बतानी जरूरी है। 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक अधिवेशन हुआ था गया में। तो वहां पे जो महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जो है वो बुद्ध धर्म के बड़े गाढ़े अभ्यासक वगैरह थे, उन्होंने भी ये चीज कई लिखी है, उन्होंने भी ये चीज रखी थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इसमें। लेकिन उस वक्त उनको आश्वासन दिया गया कि आज़ादी मिलने के बाद हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, ऐसा हुआ। तो तभी भी फिर वो चीज़ मतलब शांत हो गई, ऐसा हुआ। तो उसके बाद में फिर आज़ादी मिल गई। फिर हुआ ये कि अक्टूबर 1948 में बिहार विधानसभा में ये एक्ट को पहली बार लाया गया, ठीक है, पास कराने के लिए।
और फिर 1949 को ये एक्ट मंजूर किया गया, जो अभी का हम लोग जो प्रेजेंट एक्ट जो देख रहे हैं उसको, ऐसा है। और उस एक्ट में अभी मतलब डिटेलिंग में जो जाएंगे तो खामियां वही है जो हम लोग अभी सब जो जानते ही है। 9 मेंबर्स की कमेटी होगी, उसमें से 4 बुद्धिस्ट हो गए और 4 हिंदू हो गए। मैजिस्ट्रेट जो है उसका प्रेसिडेंट रहेगा और वो मैजिस्ट्रेट भी जो है वो हिंदू रहेगा। ये चीज़ें इसमें है जो तो एक तरफ झुकाव आपका कहना चाहिए कि हिंदू धर्म के विचारों पर भी ये जाएगा, ऐसा आपको हाँ लगता है? हाँ। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये मेंशन करनी ज़रूरी है, उसमें ऐसा मेंशन है कि ये एक्ट जो है वो एक्सक्लूसिवली महाबोधि विहार के रिगार्डिंग रहेगा। जो वहाँ पे जो शैव मठ है उसमें इस एक्ट का मतलब कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा, ऐसा है। मतलब वो जो विरासत जो ब्राह्मणों की है वो उनके ही पास रहेगी, उसमें कोई बुद्धिस्ट कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। लेकिन इस विरासत में जो है वो नॉन बुद्धिस्ट वगैरह इंटरफेयर कर सकते हैं, तो ऐसा फिर mention है। बोध गया टेम्पल एक्ट जो है वो असंवैधानिक कैसे है? मुझे बता पाएंगे आप लोग? ये जो बुद्ध गया 1949 का जो एक्ट है वो असंवैधानिक है। ये हम इसलिए कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, यदि कोई भी एक्ट जो भारत स्वतंत्र होने के पहले या भारत स्वतंत्र होने के बाद में जो भी एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया या इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, कोई भी एक्ट यदि भारतीय संविधान के मूलभूत जो अधिकार है फंडामेंटल राइट है उससे विपरीत है, उसको वायलेट करता होगा तो वो एक्ट असंवैधानिक माना जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि जो बुद्ध गया एक्ट बना है वो भारत के कौन से आर्टिकल से मिसमैच करता है, कि कौन से आर्टिकल को वायलेट करता है। तो आर्टिकल जो 13 है वो कहता है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जो एक्ट बना है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 26 है, जिसमें जो धर्म का व्यक्ति है जिसकी विरासत है वो अपने हिसाब से उसका मैनेजमेंट कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है। जो आर्टिकल 26 में कहा है उसका 100% वो उसका इनकंसिस्टेंस है उस आर्टिकल से, मतलब फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, विरोधाभास है, इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो हो गया इंडियन की बात में। इसी तरह से ये बौद्ध गया है, ये वर्ल्ड हेरिटेज भी उसको मान्यता, पर भी बात करेंगे। जी हाँ जी। सर आप थोड़ा बताएंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है, असंवैधानिक कैसे ही है? उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि ये 1933 में अनागरिक धम्मपाल जी का देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद से ये आंदोलन में कुछ मतलब हुआ नहीं है, बोध गया के आंदोलन में, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। सर फिर तब तक सर से जानते हैं कि भारतीय संविधान के हिसाब से ये जो एक्ट है 1949 वो कैसे असंवैधानिक है? ठीक है, देखिए अभी मतलब जो भी अभी बोध गया विहार के बारे में जो भी संवैधानिक जो चर्चा हो रही है उसमें हम लोगों ने ये देखा कि ऐसा प्रचार हो रहा है कि मतलब संविधान लागू होने के बाद में जो भी उससे पहले जो एक्ट है वो सब निरस्त हो जाएंगे। ये ऐसा है नहीं, जैसे कि अभी सर ने बोला कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी एक्ट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा या भारत के संविधान में जो भी कोई आर्टिकल दिए गए हैं उसके किसी आर्टिकल के अगेंस्ट होगा तो वो निरस्त माना जाएगा। ऐसा ये मतलब लोगों में बहुत सी गलतफहमी है, क्योंकि अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो संविधान लागू होने से पहले बहुत से एक्ट जो देश में थे वो अभी भी एग्जिस्ट है करके, ठीक है। दूसरा इसमें प्रोविजन जैसा सर ने बोला है कि आर्टिकल 26 जो हमें सब धर्म का जो स्वतंत्र वगैरह देता है वो तो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में मैं एक और चीज इसमें मेंशन करना चाहूंगा जो आर्टिकल 249 कहता है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि भाई ये एक्ट को निरस्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, दूसरा बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें मैं ये चीज आपको कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 249 ये कहता है कि स्टेट ने किया हुआ कोई भी अगर कानून होगा वो अगर हमें बदलना है या सेंटर को अगर बदलना है तो वो राज्यसभा में कोई भी जो मेंबर है वो उसको प्रेजेंट कर सकता है, प्रस्ताव दे सकता है। और राज्यसभा में अगर वो 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो गया और संसद में लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो स्टेट ने किया हुआ कोई भी एक्ट जो है वो रद्द करने की पावर अपनी संसद को है।
ये इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा एक और चीज़ है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की सूची है, जिसको लिस्ट बोलते हैं। एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और Concurrent कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट जो होती है वो उसमें जो कुछ मतलब मुद्दे जो दिए गए हैं या सब्जेक्ट उसको हम लोग बोलते हैं, वो दिए गए, उसमें कानून करने का राइट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। ठीक है, तो ये संघ सूची में करीबन 67 ऐसे विषय जो है, सब्जेक्ट है, उस पे कानून करने का राइट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसमें से एक जो अनुसूची जो 7 है वो ऐसा कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या अपनी संसद जो है वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो रहते हैं या अपनी जो कोई साइट्स जो इम्पोर्टेंट जो साइट्स है हिस्टोरिकली, उसके ऊपर कानून ये कर सकते हैं, ऐसा है। और महाबोधि विहार एक हिस्टोरिकल साइट है, तो उसमें कानून करने का पूरा राइट जो है वो संसद को है, ऐसा है। मतलब संसद को राज्यसभा दोनों में ये प्रावधान वो कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, इसको अबॉलिश भी कर सकते हैं, 100%। पर ये प्रयास नहीं किया गया। हाँ, जहाँ तक आप ऐसा ही बोलना चाहेंगे, अगर बराबर। मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, और इस पर बाबा साहब इनकी भूमिका क्या रही है? डॉक्टर इससे भीमराव पहले वो अम्बेडकर जो जी की क्या? दूसरी और 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन करना चाहूँगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसको हम लोग संसदीय आयुध बोलते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर हैं इनके लिए बनाया गया है। उसमें से एक आता है कि प्राइवेट मेंबर बिल, उसको हम खासगी बिल भी बोलते हैं। एक खासगी बिल क्या चीज़ होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब प्रोविजन के हिसाब से कोई भी जो मिनिस्टर जो होता है उनको राइट होता है कोई भी बिल लोकसभा में प्रेजेंट करने का, बराबर है। मिनिस्टर के अलावा बाकी जो मेंबर है वो मेंबर भी बिल प्रेजेंट कर सकते हैं। उनको जो चाहिए कि भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर अगर कानून हो तो वो बिल वो लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, तो ये महाबोधि महाविहार का जो इश्यू है, जो हमारे जो सांसद है लोकसभा या राज्यसभा में, वो भी ये प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू ये चीज़ लोकसभा के पटल पर ला सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं। लेकिन अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं, और वो जो अगर 2/3 मेजोरिटी से मंजूर हो गया तो वहां पर भी वो एक्ट जो है वो रिपील किया जा सकता है, ऐसा भी एक प्रोविजन है। अभी इसके रिगार्डिंग एक कोशिश 2 बार अपने संसद में हो गई थी, मतलब उसका इतिहास भी हमें जानना जरूरी है। 2019-20 के दौरान में राकेश सिन्हा करके राज्यसभा के एक सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने भी जो राम मंदिर टेम्पल का जो बिल है वो बिल लाने की कोशिश की गई थी राज्यसभा में। इसी तरीके से जो प्राइवेट मेंबर बिल की तरीके से। ठीक है, दूसरा एक आपको पुराना एक एग्जांपल बताता हूँ, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो है वो है 1954 में डॉक्टर रघुवीर सिंह करके एक एमपी थे। ठीक है, उन्होंने भी राज्यसभा में ऐसा बिल लाया था, वो था हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्वेशन और प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग था। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो प्राइवेट बिल है वो 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ था राज्यसभा में। लोकसभा समुदाय से जुड़े लोग नहीं थे, वो उन्होंने अपने अपने धार्मिक कह सकते हैं कि जो स्थल थे उनके लिए उन्होंने वो बिल पारित करवाया, फिर प्रस्ताव रखा गया जो पारित भी हुआ। हाँ, तो जो हमारे लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद है वो इन चीज का मतलब सहारा लेकर ये बोध गया का जो इश्यू है वो आगे चला सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल निर्वाचित हमारे सदस्य जो हमने भेजे, संसद में भेजे, राज्यसभा भेजे, तो निर्वाचित हुए हैं, वो लोग प्रयास कर सकते हैं, ऐसा है। दूसरा एक आयुध है, उसको बोलते हैं कि राइट टू पिटीशन। ये राइट टू पिटीशन क्या होता है कि अगर कोई भी मतलब भारत का कोई भी आम नागरिक अगर चाहता है कि किसी भी पर्टिकुलर विषय के रिगार्डिंग कानून बने, तो उसका वो एक ड्राफ्ट तैयार करे, और ड्राफ्ट तैयार करके लोकल उसके जो एमपी होते हैं वो एमपी का कवरिंग लेटर जोड़ के वो राज्यसभा के अध्यक्ष के पास वो भेज सकते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष जो है वो अपना ड्राफ्टिंग कमेटी में उसको भेजेंगे, और ड्राफ्टिंग कमेटी में भेजने के बाद में वो फिर पटल पे आता है संसद के, ऐसा है। तो ये चीज भी हमारे सांसद कर सकते हैं, और इसके जरिए भी ये जो कानून जो है वो लोकसभा में लाया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। तो संसदीय कहना है कि कई लोगों ने ये ट्राई किया होगा, पहल की होगी। अभी महाबोधि विहार के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ किया गया या नहीं किया गया। शायद इस इंटरव्यू के बाद लोग देखेंगे और शायद बताएंगे कि हाँ, बता सकते हैं प्रयास किया गया था, पर शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। सही, ऐसा भी हो सकता है। तो पर मैं एक और चीज और दूसरा एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, ये जो अपने संसदीय ये चीज बोला कि अपना जो प्रियम्बल है उसमें हमें स्वतंत्र मिलता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना का, तो उसके भी अगेंस्ट ये कानून है, तो इसीलिए ये असंवैधानिक है। इसीलिए ये असंवैधानिक है।
जी हाँ। ऐसा तो है। जैसे कि बाबा साहब हम्म, इन्होंने संविधान भारत में लागू करवाया, उन्होंने हम्म, उसमें बहुत सारे प्रयास किए जो आज हम्म, भारत बहुत अच्छी तरीके से दुनिया में कह हम्म, सकते हैं कि हम्म, लोक कल्याण के लिए काम कर रहा है, भारत अच्छी हम्म, तरीके से विकसित हो रहा है। हम्म, पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि बोधगया के इस टेम्पल एक्ट पर या फिर हम्म, इस विषय में हम्म, बाबा साहब इनके क्या विचार रहे? देखिए बाबा साहब ने इसमें जो है 1954 में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। देखिए ये जो है वो धर्मांतर करने से पहले की बात है। हुँ, ठीक है, धर्मांतर 1956 में हुआ। हुँ, उसके बाद में बाबा साहब ने वर्ल्ड बुद्धिस्ट जो फेलोशिप है उसकी मेंबरशिप ली। हुँ, ठीक है, उनका सोच ही ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज जो है वो सहायता करे भारत के बौद्धों को यहाँ पर धर्म का प्रसार प्रचार करना और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कल्चर मॉन्यूमेंट्स है उसको प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना या बढ़ाना हुँ, इसके हुँ, लिए। हुँ, ठीक है, तो वो लाइन पे ही बाबा साहब चल रहे थे, इसलिए उन्होंने जो काठमांडू में जो बुद्ध इंटरनेशनल परिषद थी उसमें प्रेजेंट हुए थे, श्रीलंका में भी प्रेजेंट हुए थे और ऐसा उनका ये सब चीज़ें चल रही थी। उनका यही सोच थी कि अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध देश है उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट होना बेहद ज़रूरी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर पंडित नेहरू ने 1956 में, ठीक है, देखिए तभी तक धर्मांतर भी नहीं हुआ था, हुँ, ये हमें बात सोचनी पड़ेगी। ये बुद्ध जयंती का जो पीरियड था तभी 2500 साल पूरे हुए थे हुँ, तथागत बुद्ध को। हुँ, तो फिर उन्होंने क्या किया, 3 दिन की बुद्ध जयंती का आयोजन किया था भारत सरकार की तौर इसमें पे। विश्व भर से लोग भी आए थे। विश्व भर से लोगों को वहाँ वर्ल्ड पे कॉन्फ्रेंस, इनविटेशन दिया वर्ल्ड था। बुद्धिस्ट हाँ, कॉन्फ्रेंस। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बोधगया के बारे में बौद्ध देशों की आस्था है, तो उन्होंने वहाँ पर प्रोविजन भी ऐसा बनाया कि अगर कोई देश जो बुद्धिस्ट कंट्री बोधगया के परिसर में अपना अपना विहार या मठ बनाना चाहते हैं हुँ, तो बना सकते हैं और वहाँ पे उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। पर उन्होंने इस ऐसा विषय है। को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की। एग्जैक्टली यही तो चीज़ है। देखिए क्रांति प्रतिक्रांति हमें इस तरीके से समझनी होगी। एक तरीके से बाबा साहब चाह रहे कि दुनिया भर के बौद्धों को एकत्रित करके भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार करना, और दूसरी बाजू में पंडित नेहरू जो है वो बुद्धिस्ट नेशन को एक अपना अपना मठ देके उसमें बांध के रखना चाहते। बनते बन- सुरेश देसाई जापान से आए हुए बौद्ध भिक्षु हैं जो नागपुर में रहते हैं और उन्होंने भी कई प्रकार से कह सकते हैं बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम्म, तो उन्होंने पहल करी 1991 में, जैसा आपका राइट। कहना है। तो किस प्रकार से वो आगे ले गए इस आंदोलन को, सर आप कुछ बताना चाहेंगे? ये पहला तो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बहुत से जो बौद्ध संगठन थे उन्होंने एक पद यात्रा निकाली, जिसको रथ यात्रा भी बोल सकते हैं और को जो आप बोल सकते हैं, जो कि अपना चैत्य भूमि से लेकर बोध गया तक थी। जी हाँ, जी हाँ। जी, उन्होंने जो 1992 में निकाला था। बनते बन- सुरेश देसाई जापान से आए हुए बौद्ध भिक्षु हैं जो नागपुर में रहते हैं और उन्होंने भी कई प्रकार से कह सकते हैं बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तो उन्होंने पहल करी 1991 में, जैसा आपका राइट। कहना है। तो किस प्रकार से वो आगे ले गए इस आंदोलन को, सर आप कुछ बताना चाहेंगे? ये पहला तो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बहुत से जो बौद्ध संगठन थे उन्होंने एक पद यात्रा निकाली, जिसको रथ यात्रा भी बोल सकते हैं और को जो आप बोल सकते हैं, जो कि अपना चैत्य भूमि से लेकर बोध गया तक थी। जी हाँ, जी हाँ। जी, उन्होंने जो 1992 में निकाला था। ठीक है, उसके बाद में 1995 का जो पीरियड आ गया, उस पीरियड में बनते सुरेश देसाई ने 86 डेज के लिए हंगर स्ट्राइक करा था। हंगर स्ट्राइक नहीं धरने किया आंदोलन। धरना आंदोलन, नॉर्मल ओके। आंदोलन किया था। ठीक है, उस वक्त जो बिहार के जो सीएम थे वो लालू प्रसाद यादव जी थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंदोलन को ये मतलब आंदोलनकारियों को ये करने के लिए जो आंदोलनकारी थे उसमें से 4 लोगों को कमेटी में ले लिया। उनका उस वक्त ये कहना था कि आप लोग कमेटी में आकर सुधार कीजिए।
ठीक है। उससे पहले जो बुद्धिस्ट जो मंक वगैरह उसमें जो लिए जाते थे, वो नॉर्थ ईस्ट वगैरह जो अपना नॉर्थ भारत जो है, उसमें से जो पहले से जो बुद्धिस्ट जो लोग थे, मतलब धर्मांतर करने से पहले वाले जो बुद्धिस्ट लोग थे, उनको स्पेशली लिया जा रहा था और वो अपना नॉर्मली रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह किया कर रहे करते थे। थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो बाकी के जो बुद्धिस्ट है उनको आंदोलनकारियों को उसमें ले लिया गया। वहाँ पे लालू जी ने एक तरीके से बहुत मतलब डिप्लोमेसी की वहाँ पर। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक ऐसा हुआ कि आंदोलनकारियों में फूट पड़ गई। उसमें हुआ क्या कि जो आंदोलनकारी जो कमेटी में लिए गए, वो उनके ऊपर से बाकी आंदोलनकारियों का विश्वास उठ गया कि उनको ऐसा लगा कि भाई इन्होंने सरकार से समझौता कर लिया ये लोग और बिक गए, ऐसा उन्हें लगता बिक गए वगैरह, या ऐसा कमेटी में ये लोग चले गए। जो कि हमारा मुख्य हेतु ये था कि भाई हम लोग बीटीआर को पूर्ण तरह से निरस्त करें और इसमें आ जाए, मतलब वो उधर के हाथ में पूरा आ जाए, ऐसा हो। उसके बाद में 1997 के पीरियड में जंतर मंतर में बंटी सुरेश ससाई जी ने 18 महीने का धरना आंदोलन किया। 18 महीने मतलब 1.5 साल तक वो धरना आंदोलन तक हुए। वहाँ पर दुनिया भर के बंते जी वगैरह आते थे। देखिए अभी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमें वो सब दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको पता चल रहा है 3 महीने में ये कि बहुत आंदोलन बड़ा बड़ा विशाल हुआ है। आंदोलन का लेकिन स्वरूप ले उस रहा है। वक्त सोशल मीडिया ज़्यादा प्रभावी था नहीं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो हमें इतना तवज्जो देता नहीं था, इसीलिए वो आंदोलन हमें पता चला नहीं। लेकिन उस वक्त भी बहुत बड़े आंदोलन हुए थे, ठीक है। उसके बाद में उसी आंदोलन में बंटी सुरोई ससाई जी ने 21 दिनों का अनशन रखा था, जिसे महामरण उपोषण वगैरह जो कहते हैं उस वक्त। तो उस वक्त हुआ ये, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी जो साहब है, उन्होंने बंटी जी की भेंट ली और उन्होंने कहा कि बंटी जी आप ये अनशन छोड़ दीजिए। उनकी रिक्वेस्ट पे बंटी जी ने अनशन छोड़ दिया और मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि हम अभी ये बीएसपी आंदोलन हाथ में लेगी और मुक्त कराएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन उसके बावजूद भी फिर कुछ हो नहीं पाया। मतलब प्रयास जारी रहे, प्रयास जारी, लंबी लड़ाई लड़ी बंटी सुरेश ससाई जी ने। उसके बाद में और एक ट्विस्ट आ गया, मतलब शासन ने और एक अपनी तरीके से एक डिप्लोमेसी की कि 2002-3 के पीरियड में बंटी सुरेश ससाई जी को अपना जो माइनॉरिटी कमीशन है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, उसमें एज अ मेंबर के तौर पर लिया, ठीक है, सम्मिलित कर लिया वो। और मतलब वो गवर्नमेंट के आदमी बन गए जिस तरीके से, ऐसा हो गया। तो उसी वजह से भी आंदोलन में थोड़ा सा एक ये हो गया कि भाई अभी ये बंटी जी तो गवर्नमेंट के आदमी बन गए, तो गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसे। सर आप भी जहाँ तक सुरेश ससाई बंटी जी से मिले, आपको क्या लगा, उनका क्या मैंने राय रही? ये साहब ने, हमारे फ्रेंड ने बहुत ठीक बात कहा है कि 2002 में बंटी सुरेश ससाई जी को केंद्र सरकार ने आमंत्रित किया कि आप माइनॉरिटी कमीशन के आप सदस्य हो जाइए। तो बंटी जी ने बहुत उसका गंभीर तरीके से सोच विचार किया, क्योंकि बंटी जी ने 1991 से जो आंदोलन शुरुआत की, कम से कम ये 8-10 साल 10 साल 12 साल का आंदोलन करने के बाद बंटी जी ने सारे प्रकार के प्रयास किया। उन्होंने सिलोन, जापान, थाईलैंड, इनके बौद्ध भिक्षु थे, उनके मेमोरेंडम भी दिया सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें मनमोहन सिंह साहब के पीरियड में भी उस तरह से उन्होंने बहुत कोशिश किया। उसके बाद में उन्होंने देखा कि ये सरकार कोई रिजोल्यूशन नहीं कर रही है, तो उन्होंने सोचा कि मुझे अभी गवर्नमेंट में जाने का चांस मिला है, ताकि मैं माइनॉरिटी कमीशन में जाके, माइनॉरिटी कमीशन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक आधा रिजोल्यूशन पास करती है तो गवर्नमेंट को ये बाइंडिंग हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ कमेटी में गए और सबसे पहले उन्होंने काम ये किया 2002 से कि उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन में प्रेशराइज करके उन्होंने कन्विंस किया कमेटी के चारों मेंबर को, मुस्लिम, सिख, जैन जो लोग थे, कन्विंस किया और इनैनिमसली एक रिजोल्यूशन पास करवाया। वो रिजोल्यूशन ये पास था कि माइनॉरिटी कमीशन रिजोल्व दैट कि बोथ द गया एक्ट 1949 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इट शुड इमीडिएटली रिपेल्ड। ये रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया। तो ये बंटी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि ये पूरे मूवमेंट में वो नहीं कर पाए थे। उसके साथ में एक बात और जोड़ दूंगा कि बंटी जी जब यूनाइटेड नेशन गए, उस समय नागपुर के डॉक्टर एस.के. गजबे भी उनके साथ में थे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने यूनिसेफ में
यूनेस्को में प्रस्ताव रखा। अपने पास के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट थे, आर्कियोलॉजिकल के डॉक्यूमेंट थे, करीबन इतने ढेर सारी फाइलें थी, वो सारे फाइल जाके वो डायरेक्टर को दिया। डायरेक्टर ने कहा कि हमने 1977 में भी रिजोल्यूशन पास किया था और सरकार को कहा था कि भाई आपके जो बुद्ध गया के विषय में जो भी डॉक्यूमेंट्स है हमें चाहिए, क्योंकि हमें ये पास करना है। तो सरकार ने ना बिहार गवर्नमेंट में ना केंद्र गवर्नमेंट में एक भी डॉक्यूमेंट यूनिसेफ को नहीं दिया। मतलब यूनेस्को मांग रहा था कि विश्व धरोहर हमें इसे घोषित करना है, पर सरकार से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। दो बार मांगा गया। 2 बार। तो उसके बाद में भंते जी ने जब दिया तो ये 2002 में दिया, जब माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य बने, और उसके बाद में 2005 में 2005 में ये वर्ल्ड हेरिटेज करके यूनिसेफ ने उसको, यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। तो माइनॉरिटी कमीशन में रहते हुए ये 2 बातें उनकी उल्लेखनीय है, ताकि लोग कहते हैं कि अभी बाबा साहब को भी कहते थे लोग, बाबा साहब खुद कहते थे कांग्रेस ये जलता घर है, मगर बाबा साहब को जब कांग्रेस नेहरू गवर्नमेंट में मंत्री पद का चांस मिला तो वो बिक नहीं गए। मंत्री पद, कायदे मंत्री बने, श्रम मंत्री बने, और उन्होंने जो काम किया आज भी उल्लेखनीय काम है। और बाबा साहब कभी सरेंडर नहीं हुए, सराहनीय रहे। भारतीय संविधान भी जो लिखा गया वो कांग्रेस के समय में ही लिखा गया, अतुलनीय है, वो अतुलनीय है, मगर वो व्यक्तिमत्व ऐसे थे। तो इसी तरह से मैं भंते सुरेश देसाई को भी देखता हूँ, क्योंकि ये तो कॉमन बात है कि सरकार में कोई पद मिल जाता है तो वो बिक जाता है, सरेंडर हो जाता है, मगर ये भंते सुरेश देसाई ने ऐसा किया नहीं, और उस पद का पूरा उपयोग इस मूवमेंट के लिए उन्होंने पॉजिटिवली किया। सर, आपके इस बारे में कुछ राय? देखिए, अभी हम सब लोग तो जानते ही है कि जो राम जन्मभूमि का जो केस था, तो जज लोगों ने क्या बोला। उनके पास तो कोई एविडेंस नहीं था, कोई लॉजिकल चीज़ नहीं थी, कुछ नहीं थी। बोलते कि भाई हमारे सपने में राम आए और उसके बेस पे हम लोगों ने जजमेंट दिया। तो ऐसे जज और न्यायपालिका से हम लोग क्या आशा रखें, ये हमें सोचने वाली बात है। इसी मेरे स्टेटमेंट को प्रमाण करने के लिए मैं और 2 सुप्रीम कोर्ट के ये बताऊंगा। 2013 में भी केस दाखिल हुआ था कि हिंदू जो जिला अध्यक्ष जो है उसके बारे में, तो वो उसके समिति में रहना चाहिए, कंपलसरी में रहना। तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जिला अध्यक्ष जो हिंदू ही चाहिए, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो दूसरे को किसी भी के कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद क्या हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो बिहार कोर्ट ने क्या किया, उसमें 2013 में अमेंडमेंट किया और बोले कि जिलाधिकारी कोई भी हो सकता है। उसके बावजूद 1953 से लेकर 2007 तक सिर्फ एक ही बार सिर्फ बुद्धिस्ट आदमी वहां पर सेक्रेटरी, कलेक्टर वगैरह वो था। सोचने वाली बात ये है। ठीक है, दूसरा चीज इसमें ये है कि जो सर ने बोला कि जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि बुद्ध विहार का ये वगैरह, हो सकता है वो पर्टिकुलर किसी बुद्ध विहार वगैरह उसके बारे में कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन जो प्लेस जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल से जितने बड़े पैमाने पे फंड आते हैं, उसके रिगार्डिंग उनका कुछ अलग रवैया हो, जो कि हमें अब तक दिख रहा है, वो भी हमें सोचने वाली बात है। क्योंकि 2012 में, मतलब लेटेस्ट में, जो मिस्टर वांगड़ी करके रिटायर IAS ऑफिसर थे जो अपने नॉर्थ ईस्ट के थे, उन्होंने भी एक केस डाला था और उसमें भी उन्होंने यही डिमांड की थी कि इस एक्ट को रिपील करो और पूरी की पूरी 9 मेंबर की कमेटी बौद्ध होनी चाहिए। तो उसमें 2018 में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है कि ये भाई कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। आप सोचिए, इतने जो मैंने अभी जो निर्णय बताया उसमें सुप्रीम कोर्ट रिलीजियस इसमें फेवर में डिसीजन देता है, लेकिन इसमें कोर्ट कहता है कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है, ये बिहार ने असेंबली ने कायदा किया, वही उसको रद्द कर सकता है। तो अभी बोलिए ऐसी तो ऐसी न्यायपालिका पे बहुत कैसे विश्वास करें। चलिए, भारत में तो कई कायदों को ये लोग जहाँ तक कि उल्लंघन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कायदों का भी उल्लंघन हुआ है। 100% हुआ है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है 1948 का, ठीक है, उसमें जो आर्टिकल 18 है वो भारत के नहीं, मतलब दुनिया भर के नागरिकों को ये अधिकार देता है कि भाई आप अपने अपने धर्म का फॉलो करो, रिलीजियस प्रसार प्रचार करो, मॉन्यूमेंट्स बनाओ, मैनेजमेंट करो, सब चीज़ों का अधिकार देता है। अभी ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत से देश जो इंडिपेंडेंट हुए, तो सब देश अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गए थे, बराबर है। तो उन देशों ने गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे
इस डिक्लेरेशन को देखा और अपने अपने संविधान में इसका इंट्रोडक्शन किया रिलीजियस फ्रीडम के तौर पे, और जो कि भारत ने भी किया, बराबर है। उसी के मद्देनजर जो इंटरनेशनल कन्वेंशन 1996, ठीक है, और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1996, ये दो इंटरनेशनल जो एक्ट है वो भी धर्म के स्वातंत्र्य का हवाला देते हैं, बराबर है। ये जो एक्ट जो है ना वो 1949 वाला, ये इंटरनेशनल ये जो एक्ट का भी उल्लंघन करता है, ऐसा है। तो मतलब ये सिर्फ भारत के लिए डिपेंड नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को भी जो नहीं मानता है, जो कि इंडिया यूनाइटेड नेशन की मेंबर है, तो उनके ऊपर ये मैंडेटरी है इसको फॉलो करना, सिग्नेटरी भी है, ऐसा है। ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो जहां तक कि आप कह रहे हैं कि यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र और कई बौद्ध राष्ट्रों ने भी बोला है कि ये धरोहर बौद्धों को समर्पित कर देनी चाहिए, उनके हाथों में दे देनी चाहिए, पर अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। बिल्कुल नहीं किया गया। देखिए 2002 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके घोषित किया, मतलब 2005 में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं उसको, तो उसमें क्या हुआ है कि 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्वेंशन जो है वो तैयार किया गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से। उसका प्रोसेस क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन कोई भी अगर कॉन्वेंशन तैयार करता है तो उसके मेंबर स्टेट को भेजा जाता है। मेंबर स्टेट क्या करती है, अगर उसको स्वीकार नहीं करना है तो सिर्फ उसको सिग्नेचर करके लौटा देती है, अगर स्वीकार करना है तो उसको रेटिफाई करती है, ठीक है, मतलब उसने स्वीकार किया ऐसा। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्वेंशन जो है 1972 का, वो भारत ने उसको स्वीकार किया 1977 में, ठीक है। अभी ये स्वीकार करने के बाद में, रेक्टिफिकेशन करने के बाद में भारत पे ऑब्लिगेशन क्या आते हैं, जिम्मेदारियां क्या होती है, तो उसके बारे में हमें ध्यान देना जरूरी है। आर्टिकल 4 उसका ऐसे कहता है कि ये महाबोधि महाविहार का जो प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 5 ये करता है, ये प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करने के लिए आपको अगर जो कुछ उपाय योजना करनी है, प्रोविजन प्रावधान करने हैं, तो आप उसको करना है। अगर, ठीक है, आपकी देश में कोई भी तरीके का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संकट आए या नेचुरल कोई कैलेमिटी भी आए, तो भी आपको ये साइट को प्रिजर्व करना है, ऐसे यूनाइटेड नेशन कहता है, ठीक है। और अगर आप इसको प्रिजर्व नहीं कर पाए, ठीक है, तो ये सिर्फ भारत का है, उस साइट का नुकसान नहीं माना जाएगा, ये पूरे दुनिया का नुकसान माना जाएगा। इसमें यूनाइटेड नेशन कहना ये चाह रहा है कि ये साइट आपके देश पे जरूर है, लेकिन ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर मतलब पूरी दुनिया का हक है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये हमें यहाँ पर मतलब मेंशन करना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग अभी तक इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। सर, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से यही रहेगा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, इसकी अगली दिशा क्या रहेगी? सर, पहले आपसे जानना चाहूंगा। महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि हम भारतीय संविधान पे विश्वास रखते हैं। हम भारतीय संविधान की न्यायपालिका कितनी भी कैसे भी रहे, मगर हमें न्यायपालिका पे विश्वास रखना चाहिए। और ये दोनों को चीज़ को रखते हुए जितने भी आंदोलन यहाँ पे हुए, चाहे बौद्ध धर्म के फेवर में या हिंदू धर्म के या मुस्लिम को, सारे आंदोलन, जन आंदोलन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि जब भारत के किसान लोग 1.5-2 साल तक रास्ते पे आंदोलन किया, तो सरकार को उनके तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ा। ये जन आंदोलन का परिणाम है। तो हम ये चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जन आंदोलन रहना चाहिए, साथ में हमें कानूनी जो लड़ाई लड़नी है, उस कानूनी लड़ाई को भी लड़ के उसमें अपनी बाजू और ठीक ढंग से रख के उसको जाना चाहिए। ये मेरा खुद का ऐसा मानना है कि हमें दोनों तरफ की लड़ाई हमको लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल नेतृत्व नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ताकि हम पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट बंद करें, पार्लियामेंट में हंगामा लाए। अभी भंते जी ने एक प्राइवेट बिल भी बनाया था बुद्ध गया एक्ट में, जो साहब ने भी कहा था, वो भी उन्होंने 400 कॉपियां बना के सारे पार्लियामेंटियन को दिया था कि ताकि आप ये बात पार्लियामेंट में रखो। पर किसी पार्लियामेंट में ये हिम्मत नहीं किया कि उसको रखे, चाहे वो एक्सेप्ट नहीं करे लोकसभा का अध्यक्ष, मगर रखने की कोशिश करना चाहिए, वो भी नहीं किया गया है। तो हमें अल्टीमेटली जो रास्ता बचा है हमारे पास में, तो जन आंदोलन और न्यायालयीन लड़ाई, यही दो ही मार्ग हमारे पास में है। और दोनों मार्गों को लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती के साथ में हमको खड़ा रहना पड़ेगा, ये ऐसा मेरा मानना है।
सर आप बताइए आपकी राय इस बारे में। देखिए, मेरा ये मानना है कि 134 साल में हम लोगों ने शासन, प्रशासन और जुडिशरी, ये तीनों के दरवाजे हम लोगों ने खटखटाए और ये तीनों की जगह पे हम लोगों को निराशा प्राप्त हुई। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम लोग ये बोल नहीं सकते कि ये तीनों में हम लोग विश्वास रख सकते हैं। पहली बात ये है। मैं यहाँ पर आप सब लोगों का ध्यान इसी बात पर आकर्षित करना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हमें जो रास्ता बताया है, बाबा साहब ने हमें इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है और इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है उनके साथ में मिलकर हमें यहाँ पर बौद्ध धर्म की जतन, संवर्धन और बढ़ावा करने के लिए हमें बताया गया है। जैसे धर्मांतर, नामांतर और देशांतर, जो संदेश बाबा साहब का है वो तो हम लोग जानते हैं। तो उसी के तर्ज पर मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट कंट्री है उनके राजदूतों के साथ में संपर्क करके वो राजदूतों की तरफ से एक एक मेंबर एक कमेटी में नॉमिनेट होना चाहिए। ठीक है, और अपने भारत देश के कुछ 1 या 2 बनते उसमें हो। इस तरीके से एक लार्जर बॉडी क्रिएट अपनी होनी चाहिए और उसके बेस पर एक जो पिटीशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, बाद में उनके जो कुछ रैप्टर्स हैं जो यूनेस्को की तरफ से है कि भाई ऐसी कोई चीज़ें हो तो उसमें हमें मदद कर सकते हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें हमें वो राजदूतों की तरफ से हमें वो केस या दाखिल करना चाहिए, पिटीशन दाखिल करना चाहिए या निवेदन देना चाहिए। एक चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग आने वाला जो धोखा है वो नहीं समझ रहे कि अभी हम लोग जो चर्चा मतलब जो करते भी है कि भाई आरएसएस की तरफ से बनते जो है वो बनाए जाते हैं या बौद्ध धर्म का डिफेमेशन करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा मान लीजिए कि भाई ये एक्ट निरस्त हो गया और पूरे के पूरे बौद्धों के हाथ में दे दिया, बराबर है। तो हमारे पास ऐसे कुछ मेजर्स है क्या, कुछ रेमेडी है क्या कि आगे जाके भाई कोई आरएसएस का बनते आके उसका कब्जा ना कर सके? ऐसा तो हमारे पास कुछ रेमेडी है नहीं। तो इसीलिए जब अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, अंतर्राष्ट्रीय देशों से वहाँ पे डोनेशन आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो बनते सुरेश सही जो जापान के हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो बनते नागार्जुन दे थे वो श्रीलंका थे, अंतर्राष्ट्रीय लोग जो है वो आंदोलन को इस पहले से ये चला रहे। तो भारत के उपासकों को और भारत के बनते संघ को, अंतर्राष्ट्रीय लोगों को इस कमेटी में लेने में क्या दिक्कत है? दूसरी चीज मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, एक ट्विन सिटी एग्रीमेंट करके एक प्रोविजन है हमारे यहाँ पे। ट्विन सिटी एग्रीमेंट क्या होता है कि भाई इस देश के 2 देशों में तो करार होते हो तो हम सबको पता है, लेकिन उसके अलावा भारत देश का कोई भी अगर शहर दूसरे देश के कोई भी अगर शहर से अगर करार करना चाहे तो वो कर सकता है। वो करार किस चीज के बेस पर होता है? मतलब एजुकेशन, अपना व्यापार या कल्चर, इसको बढ़ावा देने के लिए। तो मैं ऐसे आपको 2 एग्रीमेंट बताना चाहूँगा। एक जो एग्रीमेंट है वो जापान का एक स्टेट है प्रोफेसर नाम से, बोध गया का उसके साथ में एग्रीमेंट है, ट्विन सिटी एग्रीमेंट, और वहां से जो मतलब बुद्धिस्ट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए वो एग्रीमेंट साइन किया गया है। बाकायदा हमारे जो अभी के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने वो साइन किया है। ठीक है, और उसी तरीके से एक जो सिस्टर एग्रीमेंट जो है वो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने साइन किया है औरंगाबाद के रिगार्डिंग। औरंगाबाद की जो बुद्धिस्ट जो हमारी केव्स है उसके प्रिजर्वेशन और ये प्रोटेक्शन के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जो बुद्धिस्ट कंट्री से जो फंड आते हैं वो सब हमको चलते, वो सब हमें चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध देशों के प्रतिनिधि हमको इस कमेटी में नहीं चाहिए। ऐसा एक चित्र इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि 134 साल के पीरियड में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध देशों को इसमें इन्वॉल्व करने के बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। और ये जो लड़ाई है, मेरा मानना यही है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के माध्यम से ही लड़ी जा सकती है, और इंटरनेशनल बौद्ध जो संगठन है या देश है उनके थ्रू ही लड़ी जा सकती है। इस देश में हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, आज की चर्चा के बाद हमें पता चला कि महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 के प्रावधानों के खिलाफ स्थानिक बौद्ध समुदाय द्वारा एक आंदोलन देखा जा रहा है, जो कि भारत भर में हो रहा है। समिति के वर्तमान स्वरूप पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बौद्ध समुदाय की मांग है कि मंदिर प्रबंधन समिति में केवल बौद्ध धर्म के अनुयायी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वर्तमान में इस समिति में बौद्धों के साथ साथ हिंदू तथा अन्य समुदायों के सदस्य भी शामिल है। इस स्थिति में बौद्ध समुदाय में असंतोष को जन्म दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि यह प्रणाली उनकी धार्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक पहचान के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रही है। बौद्ध भिक्षु और अनुयायी इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके धार्मिक स्थलों का प्रबंधन उनके अपने समुदाय द्वारा किया जाए, जिससे उनकी परंपराओं का सही प्रतिनिधित्व हो सके।
हालांकि इस मुद्दे में विभिन्न दृष्टिकोण मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि धार्मिक स्थलों का प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से सभी समुदायों की भागीदारी के साथ होना चाहिए, जबकि अन्य का सख्त मत है कि बौद्ध स्थलों का प्रबंधन विशेष रूप से बौद्ध समुदाय के हाथ में होना चाहिए। इस मामले की जटिलता को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये विवाद न केवल धार्मिक पहचान का मामला है, बल्कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध संस्कृति की स्थिति पर भी प्रभाव डाल सकता है। आइए हम इसी विषय पर खुले मन से विचार करते हैं। लोकतंत्र में सभी विचारों का सम्मान होना चाहिए और संवाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी एक चर्चा पर हम फिर से बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए आवाज विशेष।